दोस्तों, पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे समझना वह सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। यह एक माइंड गेम है और यही बात हमें बार बार भूलने पर मजबूर करती है। सोचिए, दो लोग एक जैसी सैलरी पाते हैं। एक हमेशा परेशान और कर्ज में डूबा रहता है और दूसरा चुपचाप पैसे बचाकर करोड़पति बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा संभालने की कला एक्सेल शीट से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से तय होती है। जरा रुकिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं पैसा क्यों चाहता हूं? क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या बस दूसरों को दिखाने के लिए जिंदगी जी रहा हूं? क्या मैं पैसा खर्च कर रहा हूं या खुद को खरीद रहा हूं? इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, एक मिरर की तरह जो हमें हमारे ही पैसे को लेकर बने भ्रम, डर और आदतें दिखाती है। यहां नंबर्स नहीं, ह्यूमन बिहेवियर की बात होती है, क्योंकि पैसा हम सबके लिए अलग है। किसी के लिए यह सिक्योरिटी है, किसी के लिए पावर, किसी के लिए फ्रीडम और किसी के लिए बस एक इल्यूजन। हमने हमेशा सोचा है कि फाइनेंशियल सक्सेस स्ट्रेटजी, प्लानिंग और लॉजिक से आती है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा रेयरली लॉजिक से चलता है। पैसा चलता है इमोशंस, फियर, ईगो और सोशल प्रेशर से। जब बाजार गिरता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं। जब कोई दोस्त अमीर बनता है, हम कंपैरिजन में जलने लगते हैं। जब ईएमआई का बोझ बढ़ता है, हम फ्यूचर को इग्नोर करना सीख जाते हैं। ये सारी चीजें नंबर्स नहीं हैं, ये इमोशंस हैं। और जब तक हम इन इमोशंस को नहीं समझते, पैसा कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इस सफर पर मेरे साथ चलिए, एक ऐसे साइकोलॉजिकल जर्नी पर जहां हम वेल्थ, सक्सेस, greed, time, past, smile, fear. Success, wealth, success, greed, fear, patience और happiness की नई परिभाषाएं खोजेंगे। और शायद जब यह समरी खत्म होगी तो आपका पैसा नहीं, आप खुद बदल चुके होंगे। क्योंकि पैसा समझना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का तरीका नहीं है, यह जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का सबसे बड़ा आर्ट है। पार्ट 1 डे नेचर ऑफ मनी थिंकिंग। पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी यादों, हमारी परवरिश और हमारी जिंदगी के अनुभवों से बनती है। और यही वजह है कि हर इंसान का पैसों के बारे में नजरिया बिल्कुल अलग होता है। कोई बचपन में गरीबी देख चुका होता है तो उसके लिए हर पैसा जमा करना सर्वाइवल जैसा होता है। वहीं किसी ने जिंदगी भर अबंडेंस देखी होती है तो वह शायद रिस्क लेने में भी कॉन्फिडेंट होता है। तो जब कोई अपनी सारी सैलरी म्यूचुअल फंड्स में डाल देता है या कोई दूसरा लग्जरी कार खरीदने में पैसे उड़ा देता है तो जरूरी नहीं कि वह पागल है, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। और यहीं सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। हम दूसरों की फाइनेंशियल चॉइसेस को जज करते हैं बिना उनकी जिंदगी की कहानी जाने। सोचिए, अगर दो लोग एक ही फाइनेंशियल एडवाइस पढ़ते हैं, जैसे कि इन्वेस्ट अर्ली या अवॉइड डे, फिर भी उनके एक्शन अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिक पर नहीं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशनल मेमोरीज पर आधारित होती है। कोई स्टॉक मार्केट में बर्न हो चुका है तो उसे हमेशा डर लगेगा। कोई लॉटरी जीत चुका है तो उसे हर चीज में लक नजर आएगा। अब बात करते हैं लक रिस्क की। दो ऐसे वर्ड्स जो दिखते अलग हैं, लेकिन एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। कोई इंसान करोड़पति बनता है तो हम कहते हैं वो बहुत स्मार्ट था, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उसमें कितना लक शामिल था? उसका सही टाइम पर सही जगह होना, सही कनेक्शंस मिलना, राइट मेंटर मिलना, ये सब क्या पूरी तरह उसकी प्लानिंग थी? नहीं, वो लक था। और दूसरी तरफ कोई इंसान स्मार्ट होते हुए भी मार्केट क्रैश में सब कुछ खो देता है तो क्या वह बेवकूफ था? नहीं, वो रिस्क था। लेकिन हमारी सोच यहां बायस्ड हो जाती है। हम सक्सेस को पूरा क्रेडिट दे देते हैं और फेलियर को पूरी गलती बना देते हैं, जबकि जिंदगी में दोनों साथ चलते हैं। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, नेवर इनफ, यानी कभी संतुष्ट ना होना। यही वह जहर है जो सबसे अमीर इंसान को भी अंदर से खोखला कर देता है। सोचिए, जब आपको 1 लाख मिलते हैं तो आप खुश होते हैं,
फिर आप 5 लाख चाहते हैं, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और एक दिन। आपको पता चलता है कि आप किसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है। हम कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की नई गाड़ी देखी तो हमारा 2 साल पुराना स्कूटर बेकार लगने लगता है। किसी दोस्त ने नया घर लिया तो हमारी रेंटेड फ्लैट में घुटन महसूस होने लगती है और धीरे धीरे हम फुलफिलमेंट से दूर वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या पैसा कमाने का मतलब हर बार ज्यादा चाहिए और कभी पीस नहीं? क्या हम अपने गोल्स को अचीव करने के बाद भी खुश नहीं रहते क्योंकि हमने कभी कब रुकना है सीखा ही नहीं? असल में पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा समझना, उसे फील करना और कब रुकना है जानना, यह एक आर्ट है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो सब कुछ होते हुए भी बेचैन है, या वह बनना चाहते हैं जो थोड़े में भी शांत है, संतुष्ट है? इस पाठ की गहराई यही है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के नजरिए को समझना होगा, जजमेंट छोड़नी होगी और अपने खुद के बिहेवियर को गहराई से ऑब्जर्व करना होगा। तभी हम पैसे से हेल्थी रिश्ता बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हर कोई पैसे को लेकर कभी ना कभी इरेशनल होता है। कोई कंपल्सिवली खर्च करता है, कोई जरूरत से ज्यादा बचाता है, कोई जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है और कोई किसी पुराने नुकसान के डर से कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता। इन सब का मतलब यह नहीं कि वह गलत है, बस वह इंसान है। इंसान जो अपने पास्ट के इमोशंस से डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी की फाइनेंशियल जर्नी देखें तो उन्हें क्रेजी मत कहिए। शायद उनका सफर आपसे बिल्कुल अलग रहा हो। और ये तीर अपने लिए एक सवाल हमेशा याद रखिए, व्हाट इज इनफ फॉर मी? क्योंकि अगर आपने इसका जवाब ढूंढ लिया तो आप बाकी दुनिया से कई कदम आगे होंगे। पार्ट 2, पावर ऑफ टाइम एंड कंपाउंडिंग। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बढ़ाना एक अलग ही साइंस है, और वह साइंस है कंपाउंडिंग की। मगर असली दिक्कत यह है कि कंपाउंडिंग का जादू उतना फ्लैशी नहीं है, उतना ग्लैमरस नहीं है। वो धीरे धीरे काम करता है, इतना धीमा कि शुरुआत में तो कुछ होता ही नहीं दिखता, और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। अब सोचो, एक आम इंसान जो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, वह 10 साल तक कुछ खास महसूस नहीं करता। रिटर्न्स छोटे होते हैं, एक्साइटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर वही इंसान 30 साल तक धैर्य रख ले तो वही छोटे छोटे पैसे एक दिन करोड़ों में बदल सकते हैं। और लोग उसे देखकर कहते हैं, भाई ने तो कुछ भी नहीं किया और अमीर बन गया। लेकिन वह लोग शायद उस लंबी जर्नी को नहीं समझते जिसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और बोरिंग डिसीजंस की ताकत छिपी होती है। असल में कंपाउंडिंग को सायो थी। समझने के लिए आपको कैलकुलेटिव नहीं विजनरी बनना पड़ता है। आपको उस मैजिक को फील करना होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल तरीके से एक्सप्लोड करता है। अब बात करते हैं एक और गलतफहमी की। हम सब चाहते हैं रिच बनना, लेकिन रिच बनने और रिच रहने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है, और अक्सर लोग इसी में गिर जाते हैं। किसी ने एक बार कहा था, गेटिंग रिच इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, स्टेइंग रिच इज अबाउट अवॉइडिंग देम। सोचिए, कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अचानक चमकते हैं, एक साल में रिटर्न्स डबल कर लेते हैं, लेकिन अगले ही क्रैश में सब कुछ गंवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वेल्थ क्रिएट करने की स्ट्रेटजी थी, पर उसे प्रोटेक्ट करने की ह्यूमिलिटी नहीं। जब लोग वेल्थ बनाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है। उन्हें लगता है कि वह अनबीटेबल है, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ब्लाइंड बना देता है। वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इग्नोर करते हैं, इमरजेंसी फंड को बेकार मानते हैं और हर बार ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। लेकिन असली रिच वो होता है जो कल की भी सोचता है, जो जानता है कि आज का सक्सेस परमानेंट नहीं है, जो यह मानकर चलता है कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है और जरूरत से ज्यादा सर्टेनिटी डेंजरस होती है। अब जरा टेल्स यू विन की बात करें तो यह कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन असल में सक्सेस एक मेसी अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है, जहां 100 आइडियाज में से शायद सिर्फ 5 काम आते हैं, और उन्हीं 5 में से एक आइडिया ऐसा होता है जो लाइफ बदल देता है। यही होता है टेल इवेंट, एक ऐसा रेयर
मोमेंट जो पूरी गेम को पलट देता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस, सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे बड़ा वेल्थ सब कुछ रेयर डिसीजंस या रेयर टाइमिंग से बना है। मगर मजेदार बात यह है कि जब वह टेल इवेंट होता है तब कोई नहीं जानता कि यह इतना बड़ा एक्सप्लोजन बनेगा। इसीलिए जो लोग लगातार ट्राई करते हैं, बार बार छोटे डिसीजंस लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, उनके पास ही टेल इवेंट का जैकपॉट लगने का मौका होता है। लेकिन जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, हर स्टेप पर परफेक्ट प्लानिंग ढूंढते हैं, वह शायद कंपाउंडिंग और टेल इवेंट्स की ब्यूटी को कभी फील ही नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी लंबी और सक्सेसफुल हो तो 3 बातें याद रखिए। पहली, कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यह बोरिंग दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। दूसरी, वेल्थ बनाना और उसे संभालना दोनों में अलग माइंडसेट लगता है। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है रिस्क से बचना। तीसरी, हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। आपको बस तब जीतना है जब वह जीत एक बढ़ा के इम्पैक्ट डाले। टेल्स विन करते हैं हर बार नहीं, लेकिन जब करते हैं तो हिस्ट्री बनती है। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं शॉर्ट टर्म थ्रिल के पीछे भाग रहा हूं या लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए फाउंडेशन रख रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, पैसा तब तक तेजी से नहीं बढ़ता जब तक आप उसे धीरे धीरे बढ़ने का मौका नहीं देते। और यही माइंडसेट एक आम इन्वेस्टर को लेजेंड बना देता है। पार्ट 3, ट्रू वेल्थ एंड फ्रीडम। हम सब पैसा कमाने की दौड़ में लगे हैं। कोई बेहतर घर चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी, कोई ब्रांडेड क्लोथ्स और कोई लग्जरी वेकेशंस। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मुझे असल में चाहिए क्या? क्या यह सब चीजें ही असली दौलत हैं, या फिर हम किसी ऐसे इल्यूजन का पीछा कर रहे हैं जो दिखता बहुत शाइनी है पर अंदर से बिल्कुल खाली? असल में जो सबसे बड़ा लग्जरी है वह ना कोई ब्रांड देता है, ना कोई सैलरी, वह है फ्रीडम, अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने की आजादी। इमेजिन करो एक ऐसी मॉर्निंग जहां आप घड़ी देखकर भागते नहीं हो बल्कि पीसफुली उठते हो, अपनी टर्म्स पर काम करते हो और किसी की परमिशन के बिना डिसीजंस लेते हो। यह फीलिंग प्राइसलेस है और यही है असली वेल्थ। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा फ्रीडम, लेकिन असल में बहुत सारे लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी ट्रैप्ड होते हैं हाई EMI, बड़ी लाइफ्स, बॉस की डेडलाइंस, सोशल प्रेशर और एक नेवर एंडिंग राइट रेस में। उनके पास पैसा है पर पीस नहीं। वो दिखते हैं सक्सेसफुल लेकिन अंदर से थके हुए होते हैं। अब सोचिए, एक इंसान एक पुरानी कार में घूम रहा है लेकिन उसका कंट्रोल खुद के हाथ में है, और दूसरा इंसान एक लग्जरी कार चला रहा है पर उस पर बैंक का लोन, जॉब इनसिक्योरिटी और स्टेटस एंजाइटी लदी हुई है। तो असली रिच कौन हुआ? अब बात मार्केट में लगा रहा है। एक हर पैसा मार्केट में लगा रहा है, दूसरे ने थोड़ा कैश साइड में रखा है इमरजेंसी के लिए। जब मार्केट क्रैश होता है, पहला इंसान पैनिक में सब